स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में लेसन 5 जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है? जन संघर्ष और आंदोलन। जितने भी आंदोलन हुए हैं वे बिना जन संघर्ष के संभव नहीं हो सके हैं। तो इस अध्याय में हमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। यह इसका पहला बिंदु है और इसके अंतर्गत हमें लोकतंत्र का क्या अर्थ है यह देखना है। लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन हो। बच्चों, हम भारत देश में रह रहे हैं। भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। तो आप देखते हैं जो शासन है, जो प्रशासन चुना जाता है, वो लोगों के द्वारा चुना गया ही शासन है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें देख रहे हैं, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो और लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन हो। इसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। फिर नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य। जब नेपाल देश जो है हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल में जो आंदोलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, इसको हम देखते हैं। इसमें नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बना। यहाँ का जो राजा था औपचारिक रूप से प्रधान बना रहा, परंतु वास्तविक सत्ता का प्रयोग लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। नेपाल के राजा वीरेंद्र ने देश का संवैधानिक नेता बनना स्वीकार कर लिया। जो राजा नेपाल के वीरेंद्र थे, इन्होंने देश का संवैधानिक नेता बनना स्वीकार कर लिया। परंतु एक रहस्यमय घटना के बाद, ये कटने लिखा है, लेकिन रहस्यमय घटना के बाद जब वहाँ के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। नया शासक राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अब लोकतांत्रिक शासन, आप समझ रहे क्या है? लोकतंत्र का अर्थ आपने ऊपर देख लिया है। तो ये जो राजा था दूसरा ज्ञानेंद्र, ये लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए फरवरी 2005 में 5 एसपी को उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित अपदस्थ करके, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनको पद से हटा करके जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में, यानी 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग लोकतंत्र चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे इसमें कि यह जो नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें पहले राजा जो वीरेंद्र थे, इनका हत्या कर देगी। उसके बाद जो दूसरा राजा ज्ञानेंद्र हुए, ये लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और ये जो है वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाकर और जो निर्वाचित सरकार थी इसको भंग कर दिया। और 2006 में एक आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वे लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर के दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। और यही कारण था कि यहाँ पर आंदोलन हुआ, यही इसका उद्देश्य था। फिर है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। अब लोकतंत्र की स्थापना किन बिंदुओं के तहत हुए? पहला है, नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। 1990 के दशक में कायम हुआ। राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 में जो आंदोलन चला उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था, यानी लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना था। संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7
पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान कर दिया। फिर 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गए। तीनों मांगें जो ऊपर दी गई थी। एसपीए ने गिरजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। राजा की समस्त शक्तियां वापस ले ली गईं। इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया। फिर उसके बाद है अगले बिंदु में वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, यानी एक जो वर्ग विशेष है उसका हित के समूह और जन सामान्य आम जनता जो है उसके हित के समूह का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले देखते हैं हित समूह का अर्थ क्या होता है। हित समूह समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जबकि वर्ग विशेष जो है हित समूह आमतौर पर समाज के किसी विशेष हिस्से या समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं। उन्हें वर्ग विशेष का हित समूह कहा जाता है। ये समाज के किसी खास तबके मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह था वर्ग विशेष। और उसके बाद है इसकी विशेषता क्या है। वर्ग विशेष के ही समूह का मुख्य देश पूरे समाज पर नहीं वरन अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। यानी वर्ग विशेष का समूह जो है इसका उद्देश्य क्या था, पूरे देश का नहीं, जबकि समाज उद्देश्य जो है ये देश है लिखा है बच्चों, आप इसे हटा कर देखेंगे तो वर्ग विशेष के समूह का मुख्य उद्देश्य पूरे समाज का नहीं वरन अपने सदस्यों की बेहतरी यानी अपने सदस्यों के हितों और कल्याण का ध्यान रखना होता है। ये पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों के बेहतरी के लिए ही कार्य करते हैं। जन सामान्य के लिए हित समूह, जन सामान्य के लिए समूह केवल एक ही तबके के यानी एक ही वर्ग विशेष के हितों का ध्यान नहीं रखते वरन वे सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जन सामान्य मतलब आप समझ रहे हैं आम जनता, सभी के जन सामान्य में जितने भी लोग हैं सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने हितों की बजाय सामूहिक हितों का ध्यान रखते हैं। जैसे वामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। उसके बाद दबाव समूह क्या है, जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं। यानी कुछ लोग जो हैं उनके अपने कुछ खास उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्य को लेकर किसी नए संगठन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे संगठनों को दबाव समूह और यही समूह का नाम दे दिया जाता है। यानी किसी पर प्रेशर डाल के काम करवाना और अपने विशेष संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति कराना, यह दबाव समूह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये दबाव समूह ने एक तरीके से राजनीतिक पर दबाव डालते हैं। अब इसमें क्या है, ये दबाव समूह थोड़े समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और अपने सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के प्रचार को समाप्त करते हैं। किसी भी लोकतंत्रीय सरकार में ऐसे दबाव समूह बनते हैं। कभी वकील लोग अपने, कभी अध्यापक लोग, कभी दुकानदार अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह बनाते हैं। उसके बाद राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के पक्ष में प्रदर्शन भी करते हैं। ये जो प्रदर्शन करना या अपना दबाव डालना, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता का भी हित होता है, उनके संगठन का तो होता ही है साथ में। जहाँ पर कहीं अनदेखी की जाती हितों की तो वहाँ पर ये लोग अवश्य अपने संगठनों की और जन सामान्य के हितों का ध्यान रखते हुए इस दबाव समूह अपना काम करता है। उसके बाद है बोलीविया में आंदोलन। बोलीविया एक देश है और यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था उसका क्या रूप है देखिए। बोलीविया लैटिनी अमेरिका का एक गरीब देश है, यानी लैटिनी अमेरिका का एक बोलीविया गरीब देश है। 2000 में वहाँ एक जन संघर्ष शुरू हुआ जो जन साधारण में जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ की सरकार ने 1999 कोचबामा नामक नगर में जलापूर्ति का आधिकारिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया।
इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। इससे सब और त्राही त्राही मच गई। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर पानी, जल ही जीवन है और जल की कीमत, अगर हमें, आपको पता है सुबह उठते ही पानी की आवश्यकता होती है, पानी पीते हैं, बहुत सारा काम पूरे दिन के हमारे पानी से होते हैं, तो जब इसकी कीमत यानी इसके रेट ही 4 गुना बढ़ जाए तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि बोलीविया में जो पानी की कीमतों में 4 गुना वृद्धि कर दी गई तो चारों ओर तबाही मच गई, चारों ओर त्राही त्राही मच गई लोगों में। फिर क्या था, लोगों ने शीघ्र ही सन 2000 में एक जन संघर्ष छेड़ दिया। देखते ही देखते अनेक श्रमिक संगठनों, सामुदायिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक गठबंधन की स्थापना की। पहले शहर में 4 दिनों की हड़ताल की गई, परंतु जब कुछ हाथ ना लगा तो हड़तालों का तांता लग गया, यानी लगातार हड़तालें चलती रही। फरवरी 2000 और फिर अप्रैल 2000 में हड़तालें हुई। जैसे जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई वैसे वैसे ही संघर्ष और तीव्र होता चला गया। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा घेराव किया और उन्हें ऐसा डराया कि वे शहर छोड़कर भाग गए। विवश होकर सरकार को दोबारा जलापूर्ति का काम नगर पालिका को सौंपना पड़ा। पानी का यह संघर्ष बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह था जन संघर्ष और जन संघर्ष से संबंधित जुड़े आंदोलन नेपाल और बोलीविया जैसे देशों में। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आप देख रहे हैं। पहला है, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है 7 पार्टी अलायंस क्या था? दूसरा, नेपाल के लोगों की मुख्य मांगें क्या थी? नेपाल के मुख्य आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम कब दिया? क्वेश्चन नंबर 5, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? वर्ग विशेषी हित समूह और जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है? जन सामान्य हित समूह का एक उदाहरण दीजिए। लोक कल्याणकारी समूह किसे कहते हैं? और अंतिम प्रश्न है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? इस प्रकार से ये 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देखते हैं कि इनके क्या उत्तर हो सकते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इन्हें आपको याद भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से कर सकें। तो आइए देखते हैं। जैसा हमारा पहला प्रश्न था, 7 पार्टी अलायंस क्या था? 7 पार्टी अलायंस क्या था? तो आपने जैसा कि ऊपर भी बिंदु में देखा था, पार्टी नेपाल में भंग की गई संसद के सभी राजनीतिक पार्टियों ने, जितनी भी जो नेपाल में जो संसद भंग की गई थी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सेक्टर दिल्ली गठबंधन बनाया, जिसे 7 पार्टी अलायंस कहा गया। दूसरा प्रश्न था हमारा, नेपाल के लोगों की मुख्य मांगें क्या थी? तो पहली मांग थी लोकतंत्र को पुनः बहाल करना। दूसरी मांग थी राजा से सभी शक्तियां वापस लेकर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में देना। और तीसरी मांग जो थी, नेपाल में अप्रैल 2006 को आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को पुनः बहाल करना था। आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम, हमारा अगला ये प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न हमारा था, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम कब दिया? तो इसका ये आंसर है, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम 21 अप्रैल 2006 को दिया। 21 अप्रैल 2006 को दिया। और पांचवा क्वेश्चन हमारा था, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? इसका, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना एक जन आंदोलन के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर सकते हैं बाद में। सातवां प्रश्न हमारा, ये नहीं, छठा प्रश्न है, वर्ग विशेषी समूह, हित समूह और जन सामान्य हित समूह में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। वर्ग विशेष के हित समूह का उद्देश्य पूरे समाज का नहीं, वरन
अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। यानी जो एक विशेष वर्ग समूह होता है उसका मुख्य उद्देश्य पूरे समाज का कल्याण करना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ अपने ही हितों और कल्याण का ध्यान रखना होता है। जबकि जन सामान्य समूह जो होता है इसका उद्देश्य पूरे समाज का कल्याण और हितों के ध्यान रखना होता है। तो ये अंतर है। 7वां प्रश्न हमारा था जन सामान्य हित समूह का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 7वां प्रश्न। तो ये देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर हमारा है बामसेफ नामक समूह जन सामान्य के हित का एक समूह है। 8वां प्रश्न हमारा था लोक कल्याणकारी समूह किसे कहते हैं। तो लोक कल्याणकारी ही समूहों को कहते हैं जो जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन होते हैं। प्रश्न नंबर 9 था दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो देखिए किस तरह प्रभावित करते हैं। ये जो दबाव समूह आपने ऊपर पढ़ा है, दबाव समूह एक होता है जो दबाव बनाकर अपने मांगों को मनवाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इसका आंसर है जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं तो इन संगठनों को हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। परंतु जब इन समूहों का आकार बढ़ जाता है और उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति के लिए उनकी जाते हैं, ये गलत है, ये आप देखिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंदोलन का रूप धारण कर लेते हैं। परंतु दोनों का उद्देश्य सरकार में शामिल होना नहीं वरन सरकार को प्रभावित करना होता है और वे कार्य निम्नलिखित ढंग से करते हैं। यानी जो दबाव समूह हैं ये जो है सरकार पर या प्रशासन पर दबाव बना करके अपने विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं और इनका उद्देश्य जो है सरकार में शामिल होना नहीं होता है, बल्कि अपने विशेष मांगों को मनवाना ही इनका उद्देश्य होता है। और किस प्रकार से करते हैं कार्य, देखिए पहला बिंदु है विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जनता की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यानी लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उनके विचार रखते हैं और उनको अपने में शामिल करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वे बैठक करते हैं, लोगों के साथ मिलकर के जुलूस निकालते हैं और सूचना अभियान चलाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, केवल जनता को ही नहीं ऐसे दबाव सब मीडिया को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि मीडिया उनके मसलों पर ध्यान दे और सरकार और जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करे। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तीसरा प्रयत्न कैसे होता है इन लोगों का, ऐसे दबाव समूह और आंदोलन केवल सूचना अभियान तक ही सीमित नहीं रहते, वरना वे धरना भी देते हैं, हड़ताल भी करते हैं और सरकारी कामकाज में बाधा भी डालते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों को जल्दी से माने। बहुत से मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ आदि ऐसे ही तरीकों को अपनाते हैं ताकि सरकार पर दबाव बना रहे। कुछ दबाव समूह आंदोलन अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार को जगाने और सोए हुओं को हिलाने के लिए महंगे विज्ञापनों का भी सहारा लेते हैं। कुछ दबाव समूह और आंदोलन विपक्ष के नेताओं को भी अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करते हैं, उनसे भाषणबाजी तक करवा देते हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल भी इन दबाव समूहों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। तो आपने देखा ये जो दबाव समूह है किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से अपनी बात शासन प्रशासन तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं और जनता को भागीदार बनाते हैं। तो यह था बच्चों नागरिक शास्त्र का लेसन नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर को सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर लेसन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं इसी लेसन के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू, टेक केयर।